ओके, तो ये आपका पूरा पेपर है जो आप लोगों ने आज टेस्ट दिया, जिसमें कि टोटल 12 लोग रिस्पॉन्स किए हैं, मीन्स 12 लोगों ने टेस्ट इसको दिया था, जो कि 1 लोग बाद में सबमिट कर पाई हैं। आई थिंक नाम उनका एकता है, एकता यादव ने लास्ट में सबमिट किया था, जिनका मार्क्स आपको वहाँ पे नहीं डिस्प्ले किया गया है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं, उनको बधाइयाँ कि आप अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंटली अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं और जैसे लाइक एज़ सुजाता हैं, वंदना हैं और नेहा हैं, ये सब लोगों का परफ़ॉर्मेंस अच्छा रहा। और जिन लोगों के परफ़ॉर्मेंस ठीक नहीं रहे, उन्हें अपने आप को डिमोरलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही निराश होने की ज़रूरत है। ज़रूरत है सिर्फ़ आपको एक चीज़ करने की कि जो आपकी प्रॉब्लम है, उसको आपको अच्छे तरीके से ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं, डेफ़िनिटली ये टेस्ट कराया ही इसीलिए जा रहा है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो रेक्टिफ़ाई की जा सके। तो इस टेस्ट को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है कि अगर हमारे मार्क्स ख़राब आ गए हैं, तो हमको बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम तब ज़रूर हो जाएगी जब आप इस चीज़ को लेकर के सीरियस नहीं होंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो समस्या ज़रूर हो जाएगी। आप लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, स्क्रीन पे ईपीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी मॉक टेस्ट का पेज खुला हुआ दिख रहा है? ओके, ओके। ये सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो पहला आपसे जो प्रॉब्लम पूछा गया था इस टेस्ट में दैट इज़ द ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व। अब इस क्वेश्चंस में भी मैं उम्मीद नहीं किया था कि किसी से कुछ गलतियाँ होंगी, ख़ास करके वो जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की हुई है। कुछ लोगों ने यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 7.7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके का आंसर लगाया हुआ है। तो समझ में नहीं आया कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए उनके पास ऑप्शंस एमएससी मॉलिक्यूल्स से कैसे चला गया, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो। कन्फ्यूजन एक बार टी और बी सेल्स में होता तो समझ में आता कि चलो अच्छा ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकता है। एमएससी मॉलिक्यूल्स में कन्फ्यूजन कैसे हो गया दैट मीन्स किस तरीके से लगा दिया, पता नहीं चला मुझे। मतलब समझ में नहीं आया, ये वाला लॉजिक क्या था। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी का कांसेप्ट बेसिकली आप लोगों को बता चुका हूँ कि अडैप्टिव जो इम्यूनिटी होती है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आपकी इम्यूनिटी को और ये आपके 2 कैटेगरी क्या-क्या हैं, पहला आपका है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा क्या है आपका सेल मीडिएटेड, राइट? तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया था, ये पहले इन दोनों को देख लेते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एंटीजन मॉलिक्यूल्स अगर बी सेल्स के सरफेस पे क्या करता है आकर के बाइंड करता है, सपोज़ आपका ये बी सेल्स है और इसके सरफेस पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, इससे कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल अगर आकर के आपका बाइंड करेगा, तो ये बी सेल्स क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। नंबर पहला आपका प्लाज्मा सेल्स बनाता है और नंबर दूसरा आपका मेमोरी सेल्स बनाता है और यही जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो क्या बनाती है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और ये एंटीबॉडी जा करके इस एंटीजन मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करने का नलिफाई करने का काम करता है। ऐसे पाथवे को हम क्या बोलते हैं दैट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट? और सेल मीडिएट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एंटीजन मॉलिक्यूल्स जो कि ऑलरेडी एक प्रोटीन से बाइंड किया हुआ होता है, इसका नाम है एमएससी और ये एमएससी और एंटीजन मॉलिक्यूल्स अगर टी सेल्स के सरफेस पे पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे क्या करता है जब ये बाइंड कर लेता है दैट इज़ द टी सेल्स। तो ये टी सेल्स एक्टिवेट होकर के 2 सेल्स में क्या होता है डिफरेंशिएट हो जाता है, आपका टी हेल्पर सेल्स और इसके बाद टीसी सेल्स। टीसी जो सेल्स होती है इसको आप टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के नाम से जानते हैं। इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एंटीजन को खुद भी क्या करता है किल कर सकता है, जबकि टी हेल्पर सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, इसका नाम है साइटोकाइन और ये साइटोकाइन जा करके आपका क्या करेगा इस बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो जब कभी कोई ऐसा पाथवे चले जहाँ पे आपका टी सेल्स पहले इंटरेक्ट हो एंटीजन मॉलिक्यूल्स से और वो डिवाइड हो आपका टी हेल्पर और टी सी सेल्स में और टी हेल्पर सेल साइटोकाइंस का फॉर्मेशन करे और यहाँ पे साइटोकाइंस जा करके बी सेल्स पे काम करे और मैसेज दे कि अभी आपको एक्टिवेट होकर के एंटीबॉडी बनाने का काम करना है। तो ऐसे पाथवे को बेसिकली हम क्या बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये अडैप्टिव इम्यूनिटी के 2 आर्म्स हैं दैट इज़ द ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आपसे सवाल पूछा गया था कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में कौन इन्वॉल्व होता है, तो आप यहाँ पे देख लिए कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व कौन हो रहा है दैट इज़ द बी लिम्फोसाइट सेल्स मीन्स बी सेल्स। तो इसलिए जो ग्रीन वाला डॉट आपको दिखाई दे रहा है इसमें 84.6% लोगों ने आंसर किया है, वो आंसर क्या है आपका सही है। बाकी ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट हैं वो किसके हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जो है वो पार्ट हैं मीन्स एलिमेंट्स माने जाते हैं। सो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि 84.6% लोगों के माइंड में इस चीज़ को लेकर के बहुत क्लियरिटी है और उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया है। ये जो 7.7% लोग हैं इनसे ज़रूर मैं इंटरेक्ट होना चाहूँगा कि उन्हें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को भी लेकर के।
नेक्स्ट है आपका हेमेटोपोएसिस। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे जो ब्लड सेल्स को बनाने वाली जो सेल्स होती है उसको आप एचएससी के नाम से जानते हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, जिसके पास प्रॉपर्टी होती है ये डिफरेंशिएट भी हो सकती है और सेल्फ डिवाइड भी कर सकती है। तो इस अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करती रहती है और डिफरेंशिएट होकर के जितने भी ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ सेल्स आपके होते हैं ब्लड के, वो सारा इससे फॉर्म होता है। तो ये आपसे यही पूछा गया कि हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस कहाँ पर होती है। तो मैंने आपको बताया था कि टाइम टू टाइम इसका प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है। जब कभी भी कोई बेबी मदर की बॉडी में क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा होता है, तो वो स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 3 मंथ के आसपास में उसके बॉडी का जो यॉर्क सैक वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे क्या होगा, आपका हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस होती है। आफ्टर 3 मंथ टू लेकर के 9 मंथ के बीच में यहाँ पे स्प्लीन और आपका जो लीवर होता है, इन दोनों ऑर्गन में होना स्टार्ट हो जाता है हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस, राइट। और इसके बाद जैसे ही बर्थ वाला कंडीशन आता है, मीन्स आफ्टर बर्थ से लेकर के टिल एंटायर लाइफ मीन्स डेथ तक जो पूरी प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी, बोन मैरो में होगी। तो ये इसके कुछ लोकेशंस होते हैं आपके हेमेटोपोएसिस प्रोसेस होने के, दैट इज द स्टार्टिंग से कहाँ पे होगा, आपका यॉर्कशायर में होगा, फिर इसके बाद स्प्लीन और लीवर में होगा, फिर इसके बाद कहाँ पे होगा, बोन मैरो में। बर्थ होने के बाद किसी भी इंडिविजुअल्स में जो ब्लड सेल्स बनने की प्रोसेस होती है मीन्स हेमेटोपोएसिस, वो हमेशा कहाँ पे होगा आपका, दैट इज द बोन मैरो में, और पूरी लाइफ तक आपका इसी में चलता रहेगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, सही हो जाएगा, दैट इज यॉर्कशायर, लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। तो 92.3% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। फिर से यहाँ पे गलती हुई है कुछ लोगों से जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्प्लीन लगाया हुआ है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डिराइव फ्रॉम बोथ माइलॉइड एंड लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। जब आपको हेमेटोपोएसिस की प्रोसेस बताया पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका जो प्रिकर्सर सेल्स होता है वो माइलॉइड होता है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनका प्रिकर्सर क्या होता है, लिम्फॉइड होता है। तो लिम्फॉइड वाले में आपने देखा था कि कौन कौन होते हैं, एनके सेल्स होता है, टी सेल्स होता है और बी सेल्स होता है, और इसके बाद एक कॉमन सेल्स है आपकी डेंड्राइटिक सेल्स होती है। बाकी इसको छोड़ करके रेस्ट ऑफ जो सेल्स बच जाते हैं, बेसोफिल सेल्स, इयोसिनोफिल्स, ये सारे जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके माइलॉइड प्रोजेनिटर से। तो ये आपका डेंड्राइटिक जो सेल्स होता है वो कॉमन सेल्स होती है जो कि दोनों पाथवेज क्या होता है, डिराइव होता है। मतलब इसके लिए प्रिकर्सर का काम आपका ये माइलॉइड सेल्स भी कर सकता है और साथ साथ आपका लिम्फॉइड सेल्स भी कर सकता है। तो डेंड्राइटिक जो सेल्स होगी वो आपकी क्या है, कॉमन सेल्स है जो कि दोनों पाथवे से डिराइव होती है। तो बाकी ये 3 ऑप्शंस क्या हैं, आपके गलत हैं, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, वो सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व एलर्जिक रिएक्शंस। आपको बताया गया था कि एलर्जिक रिएक्शंस में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। 2 सेल्स होते हैं, बेसोफिल सेल्स होता है और मास्टर सेल्स होता है। तो चूंकि यहाँ पे बेसोफिल सेल्स दे नहीं रखा है, दैट इज वाई आपका क्या हो जाएगा, मास्टर सेल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये आपके 3 ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे 92.3% लोगों ने ऑप्शन सही किया है। कुछ लोग हैं जो कि जिनकी अभी भी कन्फ्यूजन बनी हुई है, यूसिनोफिल्स का ऑप्शन लगा दिया इन्होंने। एब्जाइम्स को लेकर के भी बड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिला, बड़ी डाइवर्जन मिली। कुछ लोग उसको एंटीजन लगा रहे हैं, कुछ लोग उसको इम्यूनोजन लगा रहे हैं। जो भी ऑप्शन भाई कई लोगों ने तो ये प्रोटीज वाले ऑप्शन भी लगा रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये एक ऐसा सिंगल सा क्वेश्चन था जिसके लिए चारों ऑप्शन क्या है लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है। ये भी अपने आप में बहुत स्ट्रेंज रिस्पॉन्स देखने को मिला। आपको मैंने बताया था कि जिस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, इन द सेम वे जब आपका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो होता है, जब किसी एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, तो वहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में भी वो इंटरेक्शन सेम वही होते हैं जो आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में होता है। दैट इज अ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, इस तरीके के इंटरेक्शन होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स में ये देखा गया कि जब वो आपके एंटीजन मॉलिक्यूल से क्या करता है, बाइंड करता है, तो जिस तरीके से एंजाइम्स आपका बाइंडिंग करने के बाद वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके उस रिएक्शंस के रेट को बढ़ाता था, सिमिलरली ये एंटीबॉडी भी कुछ उसी तरीके का एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जब कोई एंटीबॉडी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कैरेक्टर को शो करना स्टार्ट कर दे, तो उस एंटीबॉडी को हम एब्जाइम के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द एंटीबॉडी। बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो एब्जाइम मीन्स व्हाट, दैट इज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ एंटीबॉडी। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन्वॉल्व इन डिफेंस अगेंस्ट द प्रोटोजोअन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार आपसे सीएसआईआर के एग्जाम में पूछा गया, यूपी पीजीटी के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया है कि ये वाला सवाल कि कहाँ पे मीन्स ये कौन सा सेल्स है जो कि इन्वॉल्व होता है। तो ये आपके बहुत कॉमन सा सवाल है, इसको आप अच्छे से रट लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना होता है। तो इसके लिए भी देखें, यहाँ पे डाइवर्जन देखने को मिली है। इसका जो सही ऑप्शन है आपका क्या है, दैट इज इस्नोफिल्स है। बाकी जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, गलत हो जाएंगे।
ये दोनों सेल्स मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स एलर्जिक रिएक्शंस पे रिस्पॉन्स करती हैं। और ये आपका क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स वाली हैं जो कि फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं। तो फेगोसाइटोसिस करके सेल्स को किल करने का काम करती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, दैट इज़ द इसिनोफिल्स, जो कि आपका प्रोटोजोअन्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी क्या करता है, प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज नॉन फाइगोसाइटिक इन नेचर। तो आपको पढ़ाया था और आपको पीडीएफ दिया है, वहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है कि कौन कौन से सेल्स ऐसे हैं जो कि फाइगोसाइटिक नेचर के नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देखिए बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, मास्ट सेल्स को भी लगा रखा है, इसके बाद ये सिनोफिल्स को। ये दोनों सेल्स तो क्लियरली पता है कि आपके पास क्या है, ये फाइगोसाइटिक नेचर के हैं। तो इनमें तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए था, राइट? फिर भी लोगों को यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो गई है। तो इन दोनों ऑप्शन को तो पहले ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ओके। बेसोफिल सेल्स जो ऐसी है जो कि आपका जितने भी ग्रेनुलोसाइट सेल्स होते हैं, 3 आपका बेसोफिल सेल्स, इसिनोफिल सेल्स या न्यूट्रोफिल सेल्स, उन तीनों में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो बेसोफिल सेल्स होती है उसके पास फेगोसाइटोसिस करने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। मास्ट सेल चूँकि आपका वहाँ पे नहीं आता, दैट मीन्स ग्रेनुलोसाइट्स में नहीं आता, लेकिन इस मास्ट सेल्स के पास जो सेल्स को किल करने की प्रॉपर्टी होती है वो फेगोसाइटोसिस से होती है। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर सही होगा क्या हो जाएगा, दैट इज़ द बेसोफिल सेल्स। तो ये वाली सेल्स हैं जिनके पास फेगोसाइटिक नेचर नहीं होता, मीन्स ये फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अग्रेनुलोसाइट सेल्स। तो आपको पढ़ाया गया था ल्यूकोसाइट जो सेल्स होती हैं उनकी 2 क्लासेस होती हैं। नंबर पहला आपको यहाँ पे पढ़ाया गया था, दैट इज़ द ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, और जबकि दूसरा क्या है आपका अग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस वाले क्लासेस में सारे कितने आते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स आते हैं। तो लिम्फोसाइट सेल्स को मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरी होती है। नंबर पहला आपका होता है टी सेल्स, दूसरा होता है आपका बी सेल्स, और तीसरा आपका होता है एनके सेल्स। ये सारे क्या होते हैं, लिम्फोसाइटिक सेल्स होते हैं। और ये किसके एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ द ग्रेनुलोसाइट्स के, राइट? मीन्स यहाँ पे ग्रेनुल्स नहीं पाए जाते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, बेसोफिल सेल्स मीन्स ये दोनों सेल्स, दोनों सेल्स हो जाएंगे, ये इस्नोफिल सेल्स और न्यूट्रोफिल सेल्स और बेसोफिल सेल्स। तो ये किस में आते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स में। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे सेल्स ऐसा जो कि अग्रेनुलोसाइट्स है, राइट? तो यहाँ पे आप देखिए एनके सेल्स की एग्जांपल कहाँ पे है आपका, लिम्फोसाइट, इस वाले एग्जांपल में। बाकी ये सारी जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस कैंडिडेट्स ने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगा रखा होगा उसको वहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। ये यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इस जो डेंड्राइटिक जो सेल्स होती है वो बेसिकली मोनो न्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर के सेल्स में आती है। उसका डिवीजन ग्रेन्यूल्स के बेसिस पे नहीं किया गया है। तो ना तो आपका एग्नोसाइट्स में आता है और ना ही आपका ग्लिनोसाइट्स में आता है। तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से मिस्टेक हैं, मीन्स गलती से हुआ है। तो अगर जिन लोगों ने डेंड्राइटिक सेल्स लगाया है उनको भी मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। जिन्होंने एनके सेल्स लगाया है उनको भी मैंने आंसर दिया हुआ है। लेकिन आप जानते रहिए कि ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। ये चूँकि मेरी तरफ से मिस्टेक हुई थी पेपर डिज़ाइन करने में, दैट इज़ व्हाई मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। लेकिन सही जो आंसर आपका क्या है, एनके सेल्स, जो कि एग्जांपल किसका है, लिम्फोसाइटिक सेल्स का। और लिम्फोसाइटिक सेल्स सब किस में आते हैं, एग्नोसाइट्स में। ओके। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेनुलोसाइट्स। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो यही था, ग्रेनुलोसाइट्स कौन नहीं है, राइट? तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पूछ रहा है। तो आप बाकी देखिए, ये प्लाज्मा सेल्स क्या होती है, बी सेल से बनती है। और मोनोसाइट्स भी क्या होती है, वो इससे बनती है। एनके सेल्स भी आपका क्या होता है, लिम्फोसाइट सेल्स होता है। तो यहाँ पे एक आपका दिख रहा है जो कि बेसोफिल सेल्स है, वो किस कैटेगरी में आता है, आपका ग्रेनुलोसाइट के सेल्स में आता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी मैंने क्या किया है, लोगों में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। लेकिन आप इसका सही आंसर जानते रहिए कि यहाँ पे ये जो एनके सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स है या मोनोसाइट जो सेल्स हैं, ये सब के सब कैसे हैं आपके अग्रेनुलोसाइट टाइप के होते हैं। जबकि आपका जो बेसोफिल सेल्स होता है वो कैसा होता है, ग्रेनुलोसाइट टाइप का होता है। तो यहाँ पे ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, दैट इज वाई जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के कौन सा एलिमेंट इसमें से कंपोनेंट नहीं है। सो इनेट इम्यूनिटी के लिए आपको बताया था कि 3 तरीके के बैरियर होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड सेलुलर। सो लाइसोजाइम बेसिकली किस में आता है, आपका केमिकल बैरियर में आता है। एक्यूट फेज जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी किस में आता है, आपका केमिकल बैरियर में आता है। साइटोकाइंस भी किस में आता है, केमिकल बैरियर में आता है। तो इस तरीके से आपको दिया जा रहा है कि हाँ कौन सा इसमें एलिमेंट नहीं है। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट सेल्स क्या आपका इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है, कोई बताना चाहेगा?
ओके, सो बेसिकली आपका इसका ऑप्शन जो सही होगा वो 4th वाला ऑप्शन सही है, बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें से कौन-सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी का पार्ट नहीं होता? प्लाज्मा सेल्स जो कि एंटीबॉडी बनाता है, ये होता है। बी सेल्स जो कि इसी से ये प्लाज्मा सेल्स बनता है। डिफरेंशिएट होने के बाद जैसा कि आपने ऊपर देखा तो ये ह्यूमन इम्यूनिटी का पार्ट होता है। बी सेल रिसेप्टर जो कि बी सेल्स पे पाए जाते हैं, तो तीनों ही एलिमेंट आपके बी सेल्स के ही थे। ये बी सेल्स, ये इसका रिसेप्टर और इसका जब डिवीजन होगा क्या क्या बन जाएगा? प्लाज्मा सेल्स। तो सिर्फ आपका क्या बचेगा? टी सेल्स। तो टी सेल्स हमेशा किस में आता है? आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में आता है। दैट इज़ वाई ये वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या होंगे? गलत हो जाएँगे। तो 84.6% लोगों ने क्या किया? इसका आंसर सही दिया हुआ है। मिनट, कोई यहाँ पे आया है क्या? ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है टू एक्टिवेट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड एंटीजन मस्ट बी। जब कभी भी आपके बॉडी का एडाप्टिव इम्यूनिटी का जो कंपो दो पार्ट होते हैं, आपका ह्यूमरल और सेल इमीडिएटेड, तो सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी चलने के लिए क्या-क्या चीज़ ज़रूरी होता है, यही आपसे सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एंटीजन जो कि एमएससी मॉलिक्यूल से ऑलरेडी क्या किया रहेगा, बाइंड किया हुआ फॉर्म में रहेगा, वही वाला ये मान लीजिए आपका एमएससी मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है? एंटीजन है। तो ये एंटीजन ऑलरेडी जब किसी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से मीन्स एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किया रहेगा, तब जाकर के टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो क्या करता है? यहाँ पे बाइंड करता है। तो इसके बाद आपका यहाँ पे क्या चलेगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चलती है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि एंटीजन आपका एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड किया होना चाहिए और इसका नेचर कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है वो दिखा रहा है कि इनसॉल्युबल एंड बाउंड फॉर्म विद द एमएससी मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है सॉल्युबल, ये कि गलत हो जाएगा। सॉल्युबल है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इनसॉल्युबल तो है बट फ्री फॉर्म है। फ्री फॉर्म में जब भी रहेगा तो वो हमेशा ह्यूमरल इम्यूनिटी चलाएगा, ना कि सेल मीडिएटेड। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड है, ये आपको यही बताना है। तो टी हेल्पर सेल्स एमएससी मॉलिक्यूल्स सेकंड के साथ में होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। कॉम्बिनेशन आपको बता रखा हूँ फार्मूला याद रखने के लिए, टी हेल्पर सेल्स एमएससी सेकंड और इसके बाद CD4, ये आपके 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको याद करने का तरीका भी बताया था। एच मीन्स हेल्पर और एस मीन्स हाफ। तो यहाँ से अगर आप एमएससी मॉलिक्यूल के सेकंड होता है, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पे हाफ आ जाता है और ये वैल्यू क्या होती है? 4 हो जाती है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? टी सेल्स के लिए, वहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट होते हैं, CD मॉलिक्यूल्स 8 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो क्या-क्या दिख रहे हैं? टीसी सेल्स है और एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड है, ये भी कॉम्बिनेशंस गलत है। टीसी के साथ हमेशा एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट आता है, फिर टीसी सेल्स है, एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट है, ये दोनों तो ठीक है बट ये CD8 होना चाहिए, CD4 है, ये भी आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो 4th नंबर वाला ऑप्शन क्या है आपका? ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द हिंग रीजन। आपको बताया था कि प्रोलीन और सिस्टीन 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, चूंकि यहाँ पे सिस्टीन मेंशन नहीं है, दैट इज वाई प्रोलीन ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शंस क्या है आपके? गलत हैं। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम है विच ऑन द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज नो सब क्लासेस। तो कौन कौन से एंटीबॉडी ऐसे हैं जिनके पास सब क्लासेस नहीं है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। सिर्फ 2 ही एंटीबॉडी ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है? सब क्लासेस होता है, दैट इज द एंटीबॉडी जी और एंटीबॉडी ए। इन्हीं 2 एंटीबॉडी ऐसे इनके पास सब क्लासेस होती हैं, मीन्स एंटीबॉडी G1, G2, G3, G4 होता है और एंटीबॉडी A1 और A2 होता है। बाकी 3 एंटीबॉडीज आपके जो बच जाते हैं, एंटीबॉडी E, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी डी, ये 3 एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सब क्लास नहीं होता है। ये आपको नोट्स भी सप्लाई किया हूँ और इसके बाद आपको पढ़ाया था, तब वहाँ पे बताया भी था। तो यहाँ पे चूंकि एंटीबॉडी ए और जी दे रखा है, तो ये दोनों आपके इनके पास क्लासेस होती हैं, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है आपका दोनों ए में से, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ जो होगा वो सही हो जाएगा। खुशी हुई है ग्रीन वाला डार्क सर्कल देख करके कि यहाँ पे सारे लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है और सभी लोगों ने आंसर इसका वही किया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आईजी मॉलिक्यूल्स हैज नो हिंग रीजन। हिंग रीजन के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ कि ME मी, ये एंजाइम एंटीबॉडी होते हैं इनके पास हिंग रीजन नहीं होता, मीन्स एंटीबॉडी M और एंटीबॉडी E मी, ये ऐसे हैं जिनके पास नो हिंग रीजन होता है, कोई हिंग रीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता। बाकी जो रिमेनिंग है आपके G, A और D, ये आपके हिंग रीजन वाले होते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए
कि एंटीबॉडी चूँकि एम यहाँ पे है नहीं, सिर्फ ई है, दैट इज़ व्हाई ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बाकी सारे क्या होंगे आपके गलत हो जाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीबॉडीज़ आर, एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो आपको बताया गया था कि एंटीबॉडी बेसिकली 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें से 2 आपका क्या होता है, हेवी होता है, 2 क्या होता है आपका लाइट होता है। तो चूँकि यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हो जाएँगे, दैट इज़ व्हाई ये हेटेरो हो जाएगा, और इनकी जो प्रोटीन्स होती है वो कैसी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, मीन्स ग्लूकोज़ की मोieties क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो दैट इज़ व्हाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा आपका सही होगा, बाकी सारे क्या हो जाएँगे, गलत हो जाएँगे। ओके, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछ रहा है इफेक्टर फंक्शंस ऑफ आईजी इज परफॉर्म्ड बाय, तो जैसा कि आपको पता है कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका ये वाला जो रीजन होता है जहाँ से एंटीबॉडी बाइंड करता है उसको आप एफएबी रीजन बोलते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, जबकि नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे आप एफसी बोलते हैं, दैट इज फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल। तो ये वाला जो रीजन होता है एफएबी, इसका काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने में हेल्प करता है, जबकि एफसी रीजन जो होता है वो फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। मीन्स जो भी आपकी बॉडी में एंटीबॉडी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो सारा का सारा आपका इस रीजन से क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे 2 टर्मिनल मैंने पढ़ाया था कि स्टार्टिंग का ये क्या होता है आपका एन टर्मिनल और ये क्या होता है आपका सी टर्मिनल। तो इस तरीके से जो इफेक्टर फंक्शन होगा वो सी टर्मिनल के एफसी रीजन से परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके गलत हैं। तो यहाँ पे भी लोगों की कंफ्यूजन है, 72.7% लोगों ने आंसर इसका सही किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन इन इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल, इम्यूनोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ग्लाइकोसाइलेशन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडी में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती है उस ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनाने के लिए जिस प्रोसेस का नाम है दैट इज द ग्लाइकोसाइलेशन। ये ग्लाइकोसाइलेशन होने से उस एंटीबॉडी की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाता है, साथ साथ उसके जो एंटीजन से बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो भी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या है आपके गलत हैं। तो यहाँ पे भी बाकी लोगों के कॉन्सेप्ट में सिमिलरिटीज देखी, 100% लोगों ने आंसर सही किया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन द आईजी मॉलिक्यूल्स, कौन सा बॉन्ड ऐसा है जो कि इम्यूनोग्लोबिन में नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाते हैं, फॉस्फोरिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड पाया जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ये वाला ऑप्शन क्या आपका गलत है। यहाँ पे भी कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, कुछ लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड भी लगा रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबॉडी मेडिएटेड फंक्शन, इसमें से कौन सा एंटीबॉडी मेडिएटेड फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शनाइजेशंस पढ़ाया था, होता है एडीसी, ये भी पढ़ाया था, होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये भी आपको पढ़ाया था, होता है। ये कोई प्रोसेस इम्यूनोलॉजी में होता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी बाकी लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक है, सब लोगों ने आंसर सही दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ एंटीबॉडी जी कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो एंटीबॉडी जी का जो क्लासेस है दैट इज 1 2 3 4 में से जो एंटीबॉडी G2 होता है वो आपका क्लास क्रॉस नहीं कर पाता, बाकी सारे क्रॉस कर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा, बाकी सारे आपके गलत हैं। यहाँ पे भी लोगों में के कॉन्सेप्ट में डिस्क्रिमिनेशन देखने को दिखा कि यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग ऑप्शन लगा रखा है। व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम व्हेन एन एंटीबॉडी ट्रीटेड विद द पेपाइन। तो अगर इस एंजाइम से ट्रीट किया जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मान लीजिए अगर आपका ये एंटीबॉडी है और इसका ये लाइट चेन, ये हैवी चेन होते हैं, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है बड़ा जुड़ा हुआ होता है। तो ये पेपाइन सिर्फ हमेशा क्या करता है, पेपाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट बन जाते हैं कुछ लाइक दैट, इस तरीके से, मतलब कि ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। तो चूंकि ये दोनों एफ ए बी जो रीजन होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका दोनों का सेम होता है, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, 2FAB, क्या लिखते हैं, 2FAB। और एक क्या बन जाता है आपका FC रीजन, तो एक क्या बनेगा, FC। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो आपका सही हो जाएगा, 2FAB रीजन और प्लस एक FC रीजन, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम व्हेन एंटीबॉडी ट्रीटेड विद द पेप्सिन। तो पेप्सिन से ट्रीट करने पे क्या होता है कि ये जो FAB के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी FC रीजन फाइंड आउट नहीं की जाती है। तो नो FC रीजन और प्लस सिंगल दोनों मॉलिक्यूल्स को बना मिला करके एक ही मॉलिक्यूल बन जाता है, दैट इज वाई इसको बोलते हैं FAB का होल ट्वाइस। मीन्स यहाँ पे AB जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके 2 हैं, बट वो चूंकि जुड़े हुए फॉर्म में रहते हैं, दैट इज वाई इसको हम FAB का होल ट्वाइस के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या बनेगा, FAB का होल ट्वाइस प्लस नो FC। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, FAB एंड नो FC, ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका सही होगा, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द आंसर क्या है, गलत हैं। व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटकम व्हेन एन एंटीबॉडी ट्रीटेड विद द पेप्सिन। पेप्सिन से जब आपका एंटीबॉडी ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे सिर्फ एक फ्रेगमेंट बनता है और एक ही आपके क्या बनते हैं, बैंड बनते हैं। तो सिंगल फ्रेगमेंट सिंगल बैंड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा वो सही हो जाएगा।
इसके बाद आपसे पूछा गया कि जब किसी एंटीबॉडी को ट्रीट किया जाए किससे पेपाइन से, तो वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? तो जैसा कि आपने भी पहले देखा कि 2 आपके एफएबी रीजन बनते हैं और एक आपका क्या बनता है, एफसी रीजन बनता है, राइट? तो चूँकि दोनों एफएबी रीजन का मॉलिक्यूलर मास सेम होता है इसलिए यहाँ पे बैंड एक ही आती है। तो 3 आपके क्या बनेंगे, फ्रेगमेंट बनेंगे और 2 आपका क्या बनेगा, बैंड बनेगा। तो 3 फ्रेगमेंट एंड 2 बैंड वाले जो ऑप्शन होंगे वो सही हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, बाकी क्या होगा, गलत होगा। What will be the possible outcome when an antibody treated with the mercaptan? Mercaptan क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो सारे के सारे हैवी चेन लाइट चेन क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, राइट? तो इस तरीके से आपको वहाँ पे फ्रेगमेंट की जो संख्या होती है वो क्या दिखती है, 4 दिखती है। इस तरीके से आपका 2 हैवी चेन दिखेगा, लाइट चेन दिखेगा और 2 क्या दिखता है, आपका हैवी चेन दिखता है। चूंकि दोनों हैवी चेन का और दोनों लाइट चेन का मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या आता है, एक बैंड आता है, इन दोनों को मिलाकर के एक बैंड आता है। तो फ्रेगमेंट कितने हो गए, 4 फ्रेगमेंट हो गए और नंबर ऑफ बैंड जो होगा वो कितना होगा, दैट इज द 2 आपका क्या होगा, बैंड होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट? तो यहाँ पे भी लोगों ने गलत आंसर लगा दिया रिया का। मैंने रिस्ट के बारे में बताया था और इस इंस्ट्रूमेंट को जब इस टेक्निक के बारे में जब बोला पढ़ाया था तो बताया भी था कि हाँ यहाँ से सवाल बनता है, राइट? तो रिस्ट है न कि रिया, तो बहुत लोगों ने रिया भी लगा रखा था, ये गलत ऑप्शन है। एलाइजा भी गलत ऑप्शन है, साउदर्न ब्लॉटिंग भी गलत है। तो रिस्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। इन विच काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इम्यून कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड? कौन से काइंड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है? पढ़ाने के टाइम पे बहुत फोकस किया था इस पे कि यहाँ से आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें थर्ड है वो आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि थर्ड टाइप के आपके हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एंटीजन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, इंटरेक्शंस होता है, मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये इसी को आप बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, जिस रिएक्शंस में एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो। आईजीजी मीडिएटेड इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इज, तो आपको बताया गया था कि जो हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट होती है वो ई के मीडिएट होती है, हाइपर सेंसिटिविटी जो सेकंड होता है वो आपका क्या होता है, जी के मीडिएट होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आईजी डिपेंडेंट पाथवे? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 3 पाथवे में से सिर्फ पहला पाथवे ऐसा था, क्लासिकल पाथवे, जो कि आपका क्या होता है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द दोनों जो होते हैं वो इनडिपेंडेंट पाथवे कहलाते हैं, मीन्स इनके लिए एंटीबॉडी का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को लेकर के ठीक नहीं है? क्या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ग्रुप ऑफ सर्कुलेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है? यस, ये होता है। यूजुअली आर इन एक्टिव फॉर्म, यस ये भी होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। इन्वॉल्व इन द बोथ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये भी होता है। स्मॉल फ्रेगमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द ए, नहीं यहाँ पे गलती है, रिप्रेजेंटेड बाय द ए, स्मॉल फ्रेगमेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लार्ज फ्रेगमेंट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उल्टा स्टेटमेंट दे दिया गया है, तो इसलिए ये गलत ऑप्शन है, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट उसके लिए बारे में क्या है, सही है, तो ये गलत हो जाएंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ साइटोकाइन? साइटोकाइन मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि एक लो मॉलिक्यूलर के वेट के प्रोटीन्स होते हैं, इनका क्या प्रॉपर्टी इसमें से पूछ रहा है कि नहीं होता है। 4 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था। तो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, प्लियोट्रॉपिक होता है, सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है, सिंक्रोनस कोई प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी सारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल्स एंड माइलोमा सेल्स? तो आपको बताया था पैग के बारे में कि पैग जो है वो यूज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म है पॉलीइथीन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे आप देखिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है, मीन्स यहाँ पे इथेलेन दे रखा है, जबकि यहाँ पे इथिलीन तो दिया है बट ये ग्लाइकोल दे रखा है, ये स्पेलिंग भी गलत है। तो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल थर्ड वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। बाकी 4 आपके क्या है, गलत है। HGPRT एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस इज, तो साल्वेज पाथवे में क्या करता है, ये रिक्वायर्ड होता है। तो साल्वेज पाथवे में आपका ये एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी सारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। इसके बाद नेचर ऑफ एनेप्टेरिन, ये एंटी एक बायोटिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, जो कि डीएनए पाथवे में उनको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और हेप्टेन क्या है, एक एंटीजन होता है, ना कि इम्यूनोजन होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने उसको इम्यूनोजन भी लगा रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ये हेप्टेन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ वो एंटीबॉडी से बाइंड तो कर सकते हैं बट उस एंटीबॉडी को एक्टिवेट कराने में कैपेबल नहीं होते हैं।
अमीनोटेरिन ब्लॉक टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट विच इज रिक्वायर्ड इन डेनोमो पाथवे। आपको बताया था कि डेनोमो पाथवे में इन्वॉल्व होता है आपका अमीनोटेरिन, और जबकि जीपीआरटी आपका इन्वॉल्व किसमें होता है, साल्वेज पाथवे में। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से उसको नोट करिए, ये आपको हो सकता है कि एग्जाम में सवाल एक बन करके आ जाए। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन टीयर्स, तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी एक्सटर्नल फ्लूइड्स होते हैं उनमें आपका एंटीबॉडी ए जो होता है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे प्रॉब्लम पूछ रहा है एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एलर्जी। एलर्जिक रिएक्शंस में हमेशा एंटीबॉडी ई क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चूंकि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ई होगा। तो जितने लोगों ने भी इस फोर्थ वाले ऑप्शन का लगाया उनको मैंने सही आंसर दिया हुआ। इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ अ सेक्रेटरी फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी विल गिव। आपको मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडी ए होता है उसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक तो आपका पाया जाता है सीरम का जो कि नॉर्मल होता है, और दूसरा पाया जाता है आपका सेक्रेटरी का जो कि एक्सटर्नल फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो अगर इस वाले फॉर्म का कराया जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है आपको कि लाइट चेन हैवी चेन के अलावा, लाइट चेन और हैवी चेन के अलावा एक यहाँ पे क्या होता है, जे चेन पाया जाता है जो कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। जबकि सेक्रेटरी जो फॉर्म होता है जे चेन के साथ साथ में यहाँ पे एक कंपोनेंट और पाया जाता है, उसका नाम है सेक्रेटरी कंपोनेंट। तो 4 टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पे बन जाते हैं, दैट इज वाई यहाँ पे 4 बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही होगा। काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है, किसी ने 2 लगाया, किसी ने 3 लगाया है। तो आप जानते रहिए कि अगर आप सीरम वाले एंटीबॉडी ए का करेंगे तो वहाँ पे 3 बैंड आएगी, दैट मीन्स वहाँ पे सिर्फ एक जे चैन होता है, बाकी एक आपका लाइट चैन का, बाकी एक आपका हैवी चैन का। जबकि अगर आप सेक्रेटरी फॉर्म का कराएंगे तो वहाँ पे लाइट चैन, हैवी चैन और जे चेन के अलावा आपका एक और आ जाता है सेक्रेटरी कंपोनेंट का। तो 4 बैंड वहाँ पे बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। तो स्प्लीन टिश्यू होता है, थाइमस भी होता है, टेंसल्स भी होते हैं, अपेंडिक्स नहीं होता। ये वाले ऑप्शन क्या होंगे आपके, सही हो जाएंगे, बाकी सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी है जे चैन। तो जे चैन के लिए भी आपको बताया था कि 2 ही एंटीबॉडी ऐसे होते हैं इनमें जे चैन पाई जाती है, एंटीबॉडी एम और एंटीबॉडी ए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एम चूंकि दिख नहीं रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड आपका सही हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट सवाल है फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो पहला एंटीबॉडी जो आपका प्रोड्यूस होगा वो एंटीबॉडी एम होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट टू एक्टिवेट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एन एंटीजन मस्ट बी। अगर कोई सेल्स कोई एंटीजन को अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट अगर कराना है तो उसके पास क्या क्या चीज होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए एमएससी मॉलिक्यूल से, यस सही होना चाहिए। इनसॉल्युबल नेचर होना चाहिए, हाँ ये भी होता है। और मोस्टली जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डज नॉट शो एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा सेल्स ऐसा है जो कि एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल्स नहीं पाया जाता। आपको मैंने बताया था कि ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स जितने भी आपकी बॉडी में पाए जाते हैं वो सारे सेल्स पे आपका एमएससी क्लास सेकंड जो होती है वो पाई जाती है, जबकि एमएससी क्लास फर्स्ट, जबकि आपका जो एपीसी सेल्स होती है मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स होती हैं उन पे क्या पाया जाता है, एमएससी मॉलिक्यूल सेकंड आपके जो है वो पाए जाते हैं। तो चूंकि आरबीसी सेल्स पे न्यूक्लियस नहीं होता है, नहीं होता है, दैट इज वाई ये आपका एमएससी मॉलिक्यूल फर्स्ट जो होगा वो आरबीसी सेल्स पे नहीं पाया जाएगा। तो आरबीसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटिक सेल्स। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो 3 एग्जाम्पल आपको बताया था, माइक्रोफेजेस का, और इसके बाद आपको बी सेल्स का, इसके बाद आपको बताया था डेंड्राइटिक सेल्स का, जिसमें से आप ओके जिसमें से आप इस वाले सेल्स को मीन्स बी वाले सेल्स को क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका काम ही वही होता है एंटीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए, प्रोफेशनली होते हैं। सो एपिटोप्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आपके जितने भी इम्यूनोजेंस होते हैं उस इम्यूनोजेंस का, वो सपोज कीजिए अगर आपका ये कोई इम्यूनोजेन है और इसका ये वाला जो पार्ट है वो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो ऐसा पार्ट जो कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से बाइंड करता है उसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द ईपीटोप के नाम से जानते हैं। तो ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव रीजन होता है किसी भी इम्यूनोजन मॉलिक्यूल का। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए क्या दिखा रहा है, इम्यूनोलॉजिकल लॉजिकली एक्टिव रीजन ऑफ इम्यूनोजन। तो ये वाला आपका पोर्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपका जो प्रॉब्लम है क्या है, पैराटोप के बारे में पूछ रहा है। तो पैराटोप जो होगा आपका क्या है, एंटीबॉडी का पार्ट होता है। तो एंटीबॉडी का जो एक्टिव रीजन होता है जहाँ से एंटीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है सेल्स इन्वॉल्व इन हाइपर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो कौन कौन से सेल्स टाइप 1 में इन्वॉल्व होती हैं, तो बेसोफिल सेल्स, मास्ट सेल्स, ये सब सारे इन्वॉल्व होती हैं। चूंकि बेसोफिल दिख नहीं रहा तो यहाँ पे मास्ट सेल्स का ऑप्शन क्या होगा आपका, सही हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन था, और आपको पहले ही ऑलरेडी मैंने आंसर शीट्स प्रोवाइड कर रखी है, और आपने अपने आंसर्स
जो रिस्पॉन्सिव सीट है उससे भी होपफुली मैच करा लिया होगा। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस तरीके से आपको अप्रोच लगाना होता है कि अगर जो ऑप्शंस आप गलत कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या होना चाहिए। हमेशा अगर आप जब 4 ऑप्शन आपके सामने अगर दिखाई देता है, तो उन 4 ऑप्शंस में से जिस ऑप्शंस को आप सही करने के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा आपको ये भी ध्यान में देखना होता है, कि बाकी जो है रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस हैं वो गलत क्यों हैं? अगर आप ये अप्रोच लेके चलेंगे तो कभी भी आपका सवाल मीन्स जो प्रॉब्लम होगा आपका वो गलती होने की जो चांसेस होगी वो बहुत कम हो जाएँगे। और आप याद रखिए इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो गलत आंसर्स होते हैं वो आपके ब्रेन को बहुत तेज़ अट्रैक्ट करते हैं। जब भी कभी आप फर्स्ट टाइम पे किसी क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं, सो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये बन जाता है कि 2 ऑप्शन तो ऑटोमैटिकली क्या होते हैं आपके फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। सिर्फ़ हमेशा 2 में कन्फ्यूजन होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में होते हैं दोनों आंसर। और उन दोनों आंसर में से वो आपका आंसर ज़्यादा माइंड उससे उधर की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो ऑप्शंस आपके क्या होते हैं गलत होते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से गाँठ बाँध लीजिए कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, हमेशा अपने ब्रेन को ये ट्रेंड करते रहिए कि आप अगर बाकी जो रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस हैं, वो गलत क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक आपके पास होना चाहिए। अगर आप खुद सैटिस्फाइड हैं अपने ऑप्शन से कि जो ऑप्शन आप गलत कर रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता है, तो डेफिनिटली आपके वो प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होंगे और गलत होंगे भी तो उनके परसेंटेज बहुत कम होंगे। आज के पेपर में कुछ लोगों ने जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे शीट ही पूरा दे दिया है कि कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन्स गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चन्स पे आपकी नेगेटिव मार्किंग कटी हुई है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर आपका जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना होता है कि आप क्वेश्चन्स को लेकर के बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं। आपको अननेसेसरी के जो नहीं आते हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही वाले ऑप्शंस टिक करना है जो कि आपको आते हैं, राइट? तो होपफुली कि आपका नेगेटिव मार्किंग वाला जो सिस्टम है वो इसमें नहीं रहेगा, नहीं है, तो आपको ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस नेगेटिव मार्किंग के साथ में कराई जाती है ताकि आपका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे निकल कर के आए। नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएँगे। ओके, सो आज के पेपर का डिस्कशन का ये पूरा आपका लेक्चर रहा। अगर आप में से किसी को भी कुछ किसी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चंस में कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी कल की जो क्लास होगी एंड वन थिंग मोर, जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ध्यान में रखना है कि आपको जो भी टेस्ट का नोटिफिकेशन होगा उसी ग्रुप में मिल जाएगा और वेडनेसडे को भी आपका टेस्ट होगा और आप लोग भी सब लोग जितने लोग आज टेस्ट दिए हैं सब लोग इन्वॉल्व हों उस टेस्ट में। और अगला जो टॉपिक होगा आपका वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा। बाकी आपको रिटन में उस ग्रुप पे नोटिफिकेशन हम दे देंगे। और वेडनेसडे को जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट की टाइमिंग आपकी 6 बजे की होगी और उस पेपर का एक्सप्लेनेशन 10 बजे के बाद किया जाएगा। ओके, सो आपकी पढ़ाई का थोड़ा-सा। हेलो? हाँ, अर्चना जी आप कुछ बोल रही थे। आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रही हैं। अच्छा मैं पेपर पे जाता हूँ, कुछ डाउट है तो पूछिए। क्या क्या पूछ रही हैं? प्लीज़ आप रिपीट करेंगे क्या अपनी प्रॉब्लम को? शायद मेरे ख़्याल से उनके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है। अगर किसी को सुनाई दिया हो कि अर्चना ने क्या पूछा तो प्लीज़ आप उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे कीजिए ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम को रेक्टिफ़ाई कर सकूँ। ओके, आई थिंक किसी को भी सुनाई नहीं दिया। सो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि अब आपके टेस्ट जो होंगे वो कंटिन्यू ले इधर भी आ रहा है। वीक में आपका 2 टाइम टेस्ट हुआ करेगा, दैट मीन्स एक संडे को टेस्ट होगा जिसके लिए टाइमिंग आपकी डिसाइड की गई है 1 पीएम पे और पेपर का जो डिस्कशन होगा वो 9 पीएम पे डिस्कशन होगा। जबकि आपका सेकंड जो टेस्ट होगा उसी वीक में वो होगा आपका वेडनेसडे को और इस वेडनेसडे का जो टेस्ट होगा वो 6 पीएम पे आपको टेस्ट का लिंक जाएगा एंड देन इसके बाद बाकी जो लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं उनका 8 से 9 क्लासेस रहेंगी 9:30 बजे तक और इसके बाद इस पेपर का जो डिस्कशन होगा वो 10 पीएम के बाद किया जाएगा। तो आपको अभी जो लोग टेस्ट से जुड़े हुए हैं उनको वीक में 2 टाइम्स लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा और साथ-साथ उनको 2 टेस्ट का भी मिलेगा। अभी जो आपका नेक्स्ट वेडनेसडे को टेस्ट होने वाला है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा होगा और आप उसको अच्छे तरीके से जैसे भी आप स्टडी कर रहे हो आप करते रहिए। बाकी जो लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो मैं यहाँ पे हूँ ही और उनकी जो भी चीज़ें हैं उनको कराता रहूँगा। कल से आपकी क्लास जो होगी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ही स्टार्ट होगी।
अगर किसी को कुछ डाउट है, अभी कुछ पूछना है टेस्ट सीरीज़ को लेकर के, तो आप अभी पूछ लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ, क्या कन्फ्यूज़न है। मैंने बताया कि वीक में आपके 2 टाइम टेस्ट होंगे, एक आपका संडे को और एक आपका वेडनेसडे को होगा, और इस तरीके से तब जाकर के आप 14 फ़ैब तक आपके टोटल 8 टेस्ट हो पाएँगे और आपके सारे जो यूनिट्स हैं, वो अच्छी तरीके से कवर हो पाएँगे। अगर संडे-संडे सिर्फ टेस्ट होगा, तो फिर आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और इसलिए आपका ये टेस्ट जो होगा, वो वीक में 2 टाइम्स हुआ करेगा। टाइमिंग आपको बता दिया, संडे वाले जो होगा वो 1 बजे दिन में आपका टेस्ट होगा, और इसके लाइव जो क्लासेस होंगी वो 9 बजे होंगी। बाकी वेडनेसडे वाली जो क्लास होगी वो उसके लिए टेस्ट जो टाइमिंग होगा वो 6 बजे से होगा, और उसका जो डिस्कस क्लास चलेगा वो 10 बजे से होगा। तो किसी का भी कोई क्लास हैम्पर नहीं होगा, बस आपके थोड़े से वर्क ड्यूरेशंस आपके बढ़ जाएँगे। सो जो लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान दें, अपने टाइम को मैनेज करें कि 6 बजे आपको रेडी रहना है उस टेस्ट के लिए। और क्लास ओवर होने के बाद आपको 20 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, फिर इसके बाद आपको लाइव क्लास मिलेगी पेपर के डिस्कशन करने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छा, एंटीबॉडी का डाइजेशन? ओके, ओके। सो देखिए, यहाँ पे देखिए, आपका ये एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके ये वाले जो पार्ट होते हैं, सॉरी, लेट मी इरेज़। ओके, ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है जिसमें ये वाला क्या है, आपका लाइट चेन है, और ये वाला आपका क्या है, हैवी चेन है, राइट? लाइट चेन के और हैवी चेन के 2 पार्ट होते हैं, एक आपका वेरिएबल रीजन होता है जिसको आप एलवी के नाम से भी जान सकते हैं, और एक आपका कांस्टेंट रीजन होता है जिसको आप एलसी के नाम से जानते हैं। हालाँकि उसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, आपको डाइजेशन पढ़ाना है तो आप उसको ध्यान से दीजिए। ये जो एंटीबॉडी के दोनों चेन होते हैं, मीन्स लाइट चेन और हैवी चेन जो होते हैं, आपस में डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। साथ-साथ में इनका आपस में भी क्या होता है, लिंकेज होता है डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड का। तो 3 तरीके का डाइजेशन आपको यहाँ पे पढ़ाया गया था। नंबर पहला आपको बताया गया था पेप्सिन से, जो कि एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। दूसरा पढ़ाया गया था आपको पेपाइन से, जो कि एक आपका प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है, और ये भी आपका सिर्फ़ क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। तीसरा आपको पढ़ाया गया था मर्केप्टो इथेनॉल से, जो कि एक केमिकल है, कोई एंजाइम नहीं है, और ये मर्केप्टो इथेनॉल क्या करता है, डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है। तो मर्केप्टो इथेनॉल आपका क्या करेगा, डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बाकी दोनों क्या करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो जब कभी आप पेप्सिन से डाइजेशन कराते हैं, पहले इसको हम इरेज़ कर देते हैं, स्पेस हो जाए ताकि। जब कभी आप पेप्सिन से डाइजेशन कराते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलता है कि एंटीबॉडी का जब डाइजेशन पेप्सिन से करा दिया जाए, तो वहाँ पे पॉसिबली क्या-क्या बनेगा और किस तरीके से उसकी बाइंड आती है, यही सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपने जब पेप्सिन से डाइजेशन कराया, तो ये पेप्सिन क्या करता है, यहाँ पे ऐसे एक्ट करता है, मीन्स इस तरीके से कट करेगा, और चूँकि ये सिर्फ़ पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो ये हेवी चेन और जो लाइट चेन होते हैं, इनका डिसोसिएशन नहीं हो पाता। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसके डाइजेशन होने के बाद। ये लाइट चेन है और ये आपका ये हेवी चेन है, और ऐसे ही एक आपका यहाँ पे दिखेगा, ये एक लाइट चेन और ये हेवी चेन। इनके बीच में जो डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड होती है, वो ऐसे जुड़ी हुई होती है। तो ये 2 आपके एफ़-ए-बी रीजन कहलाते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कोई भी एफ-सी रीजन फाउंड नहीं किया गया, मीन्स नो एफ-सी रीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ही आपका क्या बना, फ्रेगमेंट बना, और उस फ्रेगमेंट का जो लिखने का तरीका होता है कैसा, दैट इज़ एफ-ए-बी का होल ट्वाइस। ए-बी का मतलब है यहाँ पे क्या, दैट इज़ द एंटीजन बाइंडिंग रीजन, और होल ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 एफ-ए-बी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो एक ही साथ में जुड़े हुए हैं, अलग-अलग नहीं है, क्योंकि ये डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, दैट इज़ इसका होल ट्वाइस यहाँ पे लिखा जाता है। तो जब इनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है, तो यहाँ पे आपका बैंड भी सिंबल एक ही क्या होता है, आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रेगमेंट की संख्या क्या होगी, 1 होगी, और बैंड भी क्या होगा आपका, एक भी बैंड भी आपका क्या होगा, एक ही बनेगा, राइट? यहाँ पे कोई भी एफ-सी रीजन आपका यहाँ पे नहीं फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये रहा आपका पेप्सिन का। जबकि आप पेपाइन से अगर कराते हैं, तो यहाँ पे सीन कुछ अलग होता है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि ये आपके जो एफ-ए-बी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अलग-अलग हो जाते हैं, और एक आपका यहाँ पे एफ-सी रीजन जो होता है वो दिखाई देता है। ये एफ-ए-बी रीजन में आपके दोनों चेन हैं, आपके लाइट चेन और हैवी चेन। चूँकि इनकी साइज़ एक जैसी हो जाती है, तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, सेम होता है। दोनों एफ-ई-बी रीजन जो होते हैं, वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, 2 एफ-ए-बी मॉलिक्यूल्स, और एक आपका क्या बनता है, एफ-सी मॉलिक्यूल्स, राइट? जब इनका यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है, तो चूँकि इन दोनों एफ-ए-बी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर साइज़ सेम होता है, दैट इज़ व्हाई इन दोनों को मिलाकर के बैंड कितना आता है, सिर्फ़ 1, और 1 बैंड किसके लिए आएगा, एफ-सी रीजन के लिए। तो 3 फ्रैगमेंट्स 2 बैंड, ये आपको हमेशा याद रखना है, 3 फ्रैगमेंट्स एंड
सॉरी 3 फ्रेगमेंट्स एंड 2 बैंड्स, ये इनका कॉन्सेप्ट है। बाकी जब आप बीटा मर्कैप्टोफेनॉल से कराते हैं, सारे के सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो आपके दोनों लाइट जो चेन होंगे वो अलग हो जाते हैं, दोनों हैवी जो चेन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4 आपका क्या बनता है, फ्रेगमेंट बनता है। फ्रेगमेंट कितने बनेंगे आपके, 4। जबकि जब इनका आप इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं तो चूंकि लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, तो दोनों को मिला करके आपका क्या आएगा, एक बैंड आएगा। और इन दोनों का मिला करके आपका क्या आएगा, एक बैंड आएगा। तो नंबर ऑफ बैंड्स कितने हो जाएंगे, दैट इज द 2। सो 4 फ्रेगमेंट 2 बैंड्स, ये आपका कॉन्सेप्ट है एंटीबॉडी के डाइजेशन का, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल से, पेपाइन से, पेप्सिन से और मर्केप्टो इथेनॉल से। पेपाइन और पेप्सिन आपके पेप्टाइडोग्लाइकॉन सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जबकि आपका मर्केप्टो इथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। समझ में आ गया अर्चना जी? बाकी जो मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है, अब आप उससे जाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको एंटीबॉडी का शेयर किया हुआ है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और उसके बावजूद भी रहता है तो फिर आप संपर्क कर सकते हैं लाइव क्लास में। ओके, होपफुली कि आपको डाउट नहीं होगा उसमें, ऐसा कुछ बहुत टिपिकल टास्क है नहीं कि बहुत दिक्कत करेगा, समझ में आ जाना चाहिए। इफ एनीबडी हैव एनी अदर अनदर डाउट सो देन जल्दी करें ताकि बाकी लोगों का भी टाइम रेस्ट मिलता रहे। मॉलिक्यूलर, हाँ, जी, जी, बिल्कुल। अभी टाइम नहीं है टॉपिक वाइज़ लेने का, अभी यूनिट वाइज़ टेस्ट होगा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सिलेबस आपके केमिस्ट्री, पीटी, बायोलॉजी में दे रखा है, वो सारे के सारे टॉपिक से आपके प्रॉब्लम्स बनेंगे। और इस बार भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 ही होगा और आपको ड्यूरेशंस वही सेम मिलेंगे। बाकी जो पैटर्न होगा वो ठीक वही होगा। क्लासेस जो आपकी चल रही हैं दिस अपकमिंग वेस्टर्न जेनेटिक्स टेस्ट, नहीं जेनेटिक्स टेस्ट नहीं होगा, आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होगा। ओके, क्या चीज़? किसी ने कुछ बोला? आप फिर से रिपीट कीजिए। हाँ, जल्दी ही होपफुली, अभी एक्चुअली कुछ स्टेप्स रह गए हैं। शायद हो सकता है ट्यूसडे तक वो आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दूँगा कि वो बुक अवेलेबल हो चुकी है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वो बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आपको उसमें मोर देन 500 क्वेश्चंस का कलेक्शंस मिलेगा, जो कि पूरा आपके केबीएस, पीटी, बायोटेक्नोलॉजी के सारे यूनिट के बेस्ड पे ही होगा। और वो प्रैक्टिस अगर आप कंप्लीट आपको करना ही करना है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं छोड़ूँगा मैं, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप उस बुक के सारे प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, सो इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके जो अभी आपकी जो प्रिपरेशंस है उसमें 50% इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके अभी की कंडीशंस पे अगर आप उस 100 नंबर के पेपर में से अगर आप 50 क्वेश्चंस करने की क्षमता आप रखते हैं, तो डेफिनिटली आप उसमें 80-90 पहुँचा देंगे बहुत अच्छे से। तो वो बहुत अच्छी एमसीक्यूज़ का करेक्शंस है, बस थोड़ा अभी उसका कुछ स्टेप्स बाकी है, चल रहा है काम। जैसे ही हो जाएगा मैं तुरंत यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को उसका नोटिफ़िकेशन कर दूँगा, आप उसे क एक्सेस कर सकते हैं और आपका बहुत उसमें बेनिफिट हो जाएगा। ओके, सारा आपका जो केबीएस पीजीटी के सारे जितने यूनिट्स हैं, उन सारे यूनिट के बेसिस पे ही वो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं। ओके, और जी, उसका वेटेज आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। बायोकेमिस्ट्री के बाद अगर वेटेज ज़्यादा है तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। वहाँ से आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। और किसका? अच्छा, टेस्ट के लिए? हाँ, हाँ, श्योर, मैं ग्रुप में टेस्ट वाले ग्रुप में शेयर कर दूँगा कि क्या-क्या टॉपिक्स आपके इंक्लूड होंगे उस अपकमिंग टेस्ट में। 2 डेज़ में हो जाएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्लासेस। नहीं, नहीं, ये क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, बट उस क्लासेस से आपका टेस्ट से रिलेशन नहीं है, टेस्ट आपका कंटिन्यू में रहेगा, वो आपकी सेल्फ स्टडी करवाने का तरीका है। आप खुद से भी तो पढ़ेंगे ना। 2 डेज़ में क्लासेस कंटिन्यू पूरी कंप्लीट नहीं होंगी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, क्योंकि बहुत कोशिश रहेगी मेरी कि 5 से 6 क्लासें आपकी पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जो प्रोटीन का इंजीनियरिंग है वो पूरा खत्म हो जाएगा, जो कि प्रोटीन से और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत सारे प्रॉब्लम सबसे पूछे जाते हैं। नहीं, 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 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सिर्फ मॉलिक्यूलर ही होगा, जेनेटिक्स भी नहीं रहेगा और बायोकेमिस्ट्री भी नहीं रहेगी, सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रहेगा, राइट?
मैं टॉपिक का आप लोगों का जो पूरा लिस्ट है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, उसके लिए आप परेशान ना हों। मैं क्या-क्या टॉपिक से आपका टेस्ट आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वो सारे टॉपिक वहाँ पे मेंशन कर दूँगा, ताकि आपको रिवीजन और अपनी प्रिपरेशन करने में ईज़ियर हो। ओके? और कुछ किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, या तो फिर अभी क्लास को ओवर किया जाए? सौविक, आज आपका पहला टेस्ट था, बाकी लोग तो पहले भी टेस्ट दे चुके हैं। कृष्णा का भी ये फर्स्ट था और अर्चना का भी फर्स्ट टेस्ट था और शिप्रा का भी फर्स्ट टेस्ट था। बाकी लोगों के पास एक्सपीरियंस पहले का था। सो आप लोगों को कुछ कहना है इस टेस्ट को लेकर के? कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? ओके, सौविक? ओके, ओके, ओके। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट आपके टेस्ट के लिए प्रिपरेशन आप लोग में जुड़ जाइए, और अभी आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं है। आप जितना ज़्यादा हो सके अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कीजिए। रेस्ट आप 20 फ़ेब के बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस रिमेनिंग 20 डेज़ में अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकाल निकाल पाएँ और नींद ज़्यादा ना लें, आपको 4 घंटे की नींद आपके लिए सफिशिएंट है। वो एक फालतू का मिथ है कि 6 घंटे, 8 घंटे आपको सोना ही है। आपकी बॉडी जिस तरीके से आप ट्रेन करेंगे वैसा ही काम करता है। 3 घंटे भी आप सो करके अगर कंप्लीट नींद लेते हैं, तो भी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एक्टिव हो सकती है, राइट? तो अभी आप ज़्यादा सोने पे टाइम वेस्ट ना करें और ज़्यादा बाकी चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें। सब चीज़ों को आप एक तरीके से मिनिमाइज़ कर दीजिए। सारा का सारा जो आपका कंसंट्रेशन हो, सारा का सारा जो फ़ोकस हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ केवीएस पीईटी के सिलेबस पे होना चाहिए। अगर आप रियली इस रेस में बने रहना चाहते हैं तो। ओके? सर, मुझे जेनेटिक्स की क्लासेस के पीडीएफ चाहिए सारे। ओके। सिप्रा ने कहा कि क्वेश्चंस अच्छे थे, कुछ ट्रिकी भी थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, बाकी लोगों का होपफुली एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, और नेक्स्ट कंटिन्यू जो टेस्ट होंगे उसमें भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, और डेफिनिटली आपके कॉन्फिडेंस में बिल्डअप आएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और एज वेल एज आप ये लाइव क्लासेस को, मेरे डिस्कशन को देखते हैं, तो यहाँ से जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सो ठीक है, फिर कल टाइम से आप लोग आ ही जाते हैं, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कल की क्लास रहेगी आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। बाकी जो आपका सिलेबस टेस्ट में आने वाला है, वो मैं आपको ग्रुप में अभी शेयर कर दूँगा। ओके? हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो वो अभी उसको मैं फिर से आपको लिंक एक्टिवेट कर दूँगा, आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोभिक, अगर आप भी देना बायोकेमिस्ट्री, हाँ, हाँ, वो भी, हाँ, हाँ, ठीक है, वो भी कर दूँगा मैं। आप लोग टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो मैं आपको बायोकेमिस्ट्री जो टेस्ट हुआ है उसको मैं दे दूँगा, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको, हाँ, कुछ अगर कुछ डाउट रहे, हाँ, डाउट अगर कुछ रहता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, जब भी आपकी आपकी क्लास जब चलती है लाइव वाली, ठीक है? ओके, सो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट। मोस्ट वेलकम।